दुबई के अंदर एयर शो हो रहा था, जिसमें बहुत से देशों के हवाई जहाज, बहुत सारे देशों के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स ये सब पहुँचे थे। मतलब यहाँ पर लगभग 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट डिस्प्ले में थे। 1,48,000 से ज़्यादा ट्रेडेड विज़िटर थे, जो यहाँ पर दुबई के अंदर एयर शो आयोजित हो रहा था। उसमें हमारे एचएएल की तरफ से, भारत की तरफ से तेजस भी गया था और तेजस जब यहाँ पर गया था शोकेस करने के लिए, क्योंकि हम चाहते ये हैं कि जो हमारा तेजस है, जो कि 4.5th जनरेशन का है, हम उसे ना केवल भारतीय एयरफोर्स के लिए यूज़ करें, बल्कि दुनिया के देशों को भी दिखाएँ और वो भी हमसे खरीदें। कुल मिलाकर के डिफेंस के शेयर को, डिफेंस के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए हम ये सब कर रहे थे। तो ऐसे में जब हमने ये बात सोची, तो इसके लिए हम लोग अपनी प्रदर्शनी लगाने वहाँ गए थे। वहाँ गए थे तो हमारा प्रदर्शन के दौरान एक प्लेन क्रैश हो गया। अब प्लेन क्रैश हुआ तो टेक्निकली ये ऐसा हुआ कि आपने अपनी गाड़ी डेमो में रखी थी, डेमो व्हीकल जो है वो क्रैश मार गया, ये वैसी वाली फीलिंग है। तो जो ग्राहक आए होंगे उस समय खरीदने के लिए, वो तो निश्चित ही उसके बारे में विचार नहीं करेंगे। बस यही जो थॉट है, इसी थॉट से थॉट ये बना कि अगर उसको खरीदार नहीं मिले, तो फिर तो एचएएल में निवेश करने का फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि एचएएल के स्टॉक तो फिर बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि माल नहीं बिकेगा। शायद यही सोचा होगा निवेशकों ने और इसीलिए मार्केट नीचे आया होगा। हमने इस पर एक पूरा डिटेल सेशन अपनी पाठशाला पर किया था। अगर आप समय मिले तो इसको ज़रूर देखिएगा, क्या था पूरा वाकया, हमने उसमें डिटेल से समझाया था। कुछ इस तरह से आकर के हमारा फाइटर जेट गिरा था। ये जो एचएएल द्वारा निर्मित तेजस फाइटर जेट है, ये भारत आने वाले समय में लगभग 180 फाइटर जेट्स को अपने हवाई जहाज बेड़े में शामिल करने वाला है। मतलब वायुसेना के अंदर शामिल करने वाला है। चूँकि इसका निर्माण एचएएल करता है, तो एचएएल ने इसके ऊपर तीव्र संवेदना व्यक्त की थी जब ये दुर्घटना हुई और हमारे पूरे देश के अंदर इसके ऊपर एक शोक की लहर चली थी कि भाई हमारे देश में ये घटना हुई है, निश्चित ही हमारे लिए एक बड़ा सेटबैक है, हमारा फाइटर जेट गिरा है। देखिए साथियों, ना केवल फाइटर जेट गिरा है बल्कि हमने एक अपना पायलट भी खोया था। लेकिन मार्केट सेंटीमेंट इसकी वजह से प्रेशर में आ गया। एचएएल इस प्रेशर में आ गया कि मैं जो खरीदारों को दिखाने गया था, वो खरीदार तो खरीदेंगे ही नहीं अब इसको। यही पब्लिक सेंटीमेंट है जो अपने तरीके से इसको समझती है कि भाई अगर मार्केट में ही हमारा जहाज जहाँ बिकने गया था, वहाँ क्रैश मार गया तो कैसे गिरेगा? अब आप इसको उल्टा चल के देखिए। F-35 दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर जेट जिसे माना जाता है, हर साल गिरता है। मतलब इस साल भी कम से कम 2-3 गिर चुका है, उसका क्रैश हो चुका है। भारत के अंदर खड़ा रहा, केरला में खड़ा रहा, वहाँ पर उसका यूएस के अंदर वो क्रैश मार गया। लेकिन उसके बाद भी वो बिक रहा है। फाइटर जेट्स जो बनते हैं, ये बहुत ही डेलिकेटेड मशीन होती हैं, बहुत ही उन्नत किस्म की मशीन होती हैं। इतनी एडवांस मशीनरी सिस्टम लगी होती है कि हर चीज़ में बहुत प्रिसिज़न और एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। हाई एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है और जब ये बनकर आते हैं, तो उनमें एक छोटी-सी मिस्टेक इनको बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। हमारे लिए वो एक हवाई जहाज़ है, लेकिन वो वास्तव में चलती-फिरती अजूबे की दुनिया है। मतलब वो बहुत ही बेहतरीन मशीनों में से एक है जो हवा में उड़ रही है। ऐसे में फाइटर जेट में एचएएल के केस में जब हमने देखा कि यार ये क्रैश मार गया, तो निवेशकों ने सोचा कि अगर हमारा एचएएल नहीं बिका, हमारा तेजस नहीं बिका, तो फिर तो हमारे स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे ही नहीं। बस यहीं से गलती हुई, सेम डे पर क्रैश होते ही बाजार के अंदर इसके भाव नीचे गिरने शुरू हो गए थे। एचएएल के केस में और मैं अगर आपको अतिरिक्त जानकारी दूं, तो इस तरह के जब स्टॉक गिरने शुरू हुए, तो 9% तक स्टॉक ना केवल एचएएल के गिरे, बल्कि और जो डिफेंस के स्टॉक हैं, ये वो वाली बात हो गई कि भारत की कंपनी है, अगर भारत का बनाया हुआ फाइटर जेट गिर गया, तो और भी तो हमारी कंपनियां ऐसे ही करती होंगी, उनके भी फाइटर जेट गिर सकते हैं। जबकि कहा जा सकता है, जब से तेजस बना है, अब तक उसका सेकंड एक्सीडेंट है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1983 में अवधारणा आई थी, 2010 से इसका वो चल रहा है। भारत की सेना में शामिल हुए इसको 2 साल से ऊपर हो गया है। अभी तक इसका 2 एक्सीडेंट हुआ है। मतलब जितने भी दुनिया में और फाइटर जेट की जिनकी टेस्टिंग चली है, उनमें से सबसे उन्नत अब तक की ये इसकी वो है, कार्यशैली है। लेकिन वही वाली बात है कि माहौल जब नेगेटिव बनने लगा, तो लोगों ने इसे नेगेटिव ट्रीट में ले लिया। ठीक है? फिलहाल के लिए डिफेंस के और स्टॉक्स को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ा और हमारे देश के अंदर बेल, गार्डन रीच, शिप बिल्डिंग, मझगांव डॉक, इन सब के स्टॉक्स धड़ाधड़ नीचे गिरने शुरू हुए, क्योंकि एक सेंटिमेंट नेगेटिव बनता आया डिफेंस के सेक्टर के अंदर। अर्थात एचएएल जो डिफेंस का स्टॉक है, वो भी और स्टॉक्स के साथ-साथ नीचे गिरता चला गया और आपके सामने बाजार कुछ इस तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। दुबई के अंदर इसकी जाँच हो रही है। एचएएल जब इस बात को देखा कि यार इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ हो रही हैं, हमारे एक फाइटर जेट के गिरने से एचएएल के स्टॉक पर नुकसान हो रहा है, तो फिर वो लोग बाहर निकल कर आए और एचएएल ने अपनी तरफ से कहा कि इससे हमारे कंपनी के कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो ऑर्डर्स लगे हुए थे वो कैंसल हो गए। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास में फ्यूचर के लिए प्रोजेक्शन बाहर की कंपनियाँ ही थी, ऐसा भी नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी इंडियन वायुसेना के द्वारा ही इतना सारा डिमांड किया हुआ है, हम उसी को फुलफिल कर दें, वो बड़ी बात है। तो इसके चलते भारत की तरफ से एचएएल का बयान आता है कल के दिन और वो अपनी तरफ से बात रखते हैं कि भाई वी वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन दैट रिसेंट इंसिडेंट ड्यूरिंग एयर डिस्प्ले एट दुबई एयर शो इज एन आइसोलेटेड occurrence arising out of exceptional circumstances
वी वुड लाइक टू अश्योर यू दैट देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ कंपनीज बिजनेस ऑपरेशंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस, इट्स फ्यूचर डिलीवरीज। कहीं से कहीं तक किसी भी चीज पर कोई नुकसान नहीं है। एचएएल ने ना एक बहुत ही जबरदस्त इतिहास देखा है, और इतिहास क्या देखा है कि 2019 की हमको रिसर्च के दौरान एक कटिंग मिली, जिसमें था कि एचएएल के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए 1000 करोड़ रुपए उधार लेने पड़े थे। एचएएल ने 2019 में 1000 करोड़ रुपए लोन लिया था अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए। 14 साल का सबसे मिनिमम बैलेंस था वो एचएएल का। ये बड़ी बात है। 2019 याद रखिएगा। अब आते हैं दूसरी खबर पर। ये 2025 की दुर्घटना से 1 दिन पहले की खबर है। जिस दिन दुर्घटना हुई है उससे 1 दिन पहले की खबर है। एचएएल के पास 36,000 करोड़ कैश रखा है। 1,000 करोड़ कर्जा लेना पड़ा था 2019 में। इस समय 36,000 करोड़ कैश रखा है एचएएल के पास। ज़ीरो डेट है, कोई कर्जा ही नहीं है। पुराने कर्जे चुका दिए गए हैं। 36,000 करोड़ रखे हैं यूज़ करने के लिए। ये है आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत में भारत की कंपनियां जो काम कर रही हैं वो आपके सामने है। तो एचएएल ने जो ग्राफ देखा है ना पिछले 6 साल में, वो नेक्स्ट लेवल है। एक और फैक्ट बताता हूं। एचएएल का जो मार्केट कैप है ना, वो इस समय 3,18,380 करोड़ रुपए का है। मार्केट कैप जो 2019 में था, उससे बढ़कर के फिलहाल 12.3 गुना बढ़ चुका है। पिछले 5 साल में लगभग 12 गुना मार्केट कैप बढ़ा है। एचएएल ने जबरदस्त तरक्की देखी है, और जब इतनी तरक्की देख ली है तो ये रुकने वाला नहीं है। ये हवाई जहाज बनाते-बनाते खुद भी हवाई जहाज ही रहने वाला है, ऐसा दिख रहा है। मार्केट प्राइसेस नीचे आए, स्टॉक प्राइसेस नीचे आने से इसके मार्केट कैप में कमी देखी गई, लेकिन वो तात्क्षणिक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको ऐसे समझिए। भारत डिफेंस के सेक्टर में 2013 के मुकाबले 2.6 गुना बजट बढ़ा चुका है। भारत डिफेंस के सेक्टर में प्रोडक्शन के अंदर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए 1.54 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन किया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमने फास्ट प्रोक्योरमेंट किए हैं, प्रोडक्शंस किए हैं और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया है। एक्सपोर्ट में एचएएल द्वारा बने हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होगा। मतलब हमारा डिफेंस प्रोडक्शन जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर लगता है कि भारत प्रोडक्शन के क्षेत्र में अपनी कंपनियों को महत्व देते हुए, मेक इन इंडिया को महत्व देते हुए, आत्मनिर्भरता को महत्व देते हुए निश्चित ही एक ऊंचाई छुएगा। और जब भारत का बाजार ऊंचाई छुएगा तो कंपनियां तो साथ चलेंगी ना। कंपनियां बाजार बाजार कंपनियों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे में बड़ा ही सकारात्मक माहौल एचएएल को लेकर प्रेजेंट है। प्राइस सही या गलत ये आप विषय विशेषज्ञों से और गहराई से पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ, एचएएल के लिए, हमारे लिए, तेजस के लिए उम्मीदवार अभी भी खड़े हैं। फिलीपींस जैसे देश इस पर काफी इंटरेस्ट जाहिर कर चुके हैं, और काफी सारे देश इसको खरीदने के लिए रुचि जाहिर कर चुके हैं कि हमें इसको खरीदना है। बात की जाए पाकिस्तानियों की बात, ट्रोलर्स की बात, जो इसको लेकर के हमारे लिए माहौल बना रहे थे कि ये लीजिए फेल मार गया। तो ये लोग तो क्या ही बोलेंगे, कटोरा छाप लोग हैं। केवल इस बात से समझ लीजिए कि इन लोगों को सब दान में मिले पैसे से खरीदे हुए चाइनीज फाइटर जेट चलाने हैं, और एक हमारे वैज्ञानिक है जो आत्मनिर्भर भारत के तहत 4.5 जनरेशन का, जिस जनरेशन का राफेल है उसका तो खुद से बना लिए फाइटर जेट। दूसरा 5th जनरेशन का फाइटर जेट हम बनाने जा रहे हैं। अभी भी हमारे तेजस के अंदर कुछ मामला भी विदेशी कंपनियों का भी लगा है, लेकिन हम धीरे-धीरे इसमें आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और निश्चित ही जब भी आप विज्ञान के क्षेत्र में होते हैं तो ये तो कुछ क्रैशेज़ होना, एक्सीडेंटल मिस्टेक्स होना, ये बड़ा लाज़मी होता है। तो ऐसे में आपको ये बात समझनी होगी कि तेजस का फेलियर पाकिस्तानियों की जेलसी दर्शाता है। उससे अपना मानस तो कतई ना बनाएँ। इन लोगों ने खूब गंद फैलाई, झूठ फैलाई। उसको हमने डिनाई किया और हमने फैक्ट चेक भी किया। बाहर यूएस की रिपोर्ट तक निकल कर आई कि चाइना से मिलकर के ये लोग डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाते हैं, ताकि हमारे स्टॉक्स ना बिकें, और तो और हमारा तेजस दुनिया के सामने ना बिके। तो वो भी सब इनका खुल के सामने आ गया। एक और फर्जी खबर पाकिस्तानियों ने चलाई कि फ्रांसीसी पायलट मान गए हैं कि पाकिस्तानियों ने गिरा दिया था राफेल। उसको फ्रांस ने अभी ललकारा है कि साले फर्जी खबर क्यों चला रहे हो तुम लोग। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तानियों को हर तरफ से रेला जा रहा है। वही वाली बात है कि जब कुछ नहीं कर सकते तो झूठ ही बोल लो। तो बस वो झूठ बोलने वाली जो चीज है ना, उसमें पाकिस्तानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर के पाकिस्तानियों के मिस इन्फॉर्मेशन से प्रभावित ना हो भारतीय निवेशक। हमको भारतीय निवेशक से मतलब होना चाहिए। वो अपनी रिसर्च खुद करें, बेहतर तरीके से चीजों को समझें। आपको भारत की तरक्की में विश्वास हो, अपने आसपास के शांति और स्टेबिलिटी में विश्वास हो, इससे देश का भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। बाकी फिर से मैं यही कहूँगा कि इन लोगों की बात में जो कि जज्बे वाली कौम के लिए है चूरन लाहौरी, इनकी तो बातों में बिल्कुल भी ना